अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS607 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं बताया, सिंपली बताया गया कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा है कि हाउ कैन वी डिफाइन इंटेलिजेंस, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम इसे टच कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। लेक्चर नंबर 1 to 3 तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए और इसमें से मोस्टली पेपर नहीं आता। नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत पेपर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एबिलिटी टू थिंक, किस चीज़ को सोचने की एबिलिटी या प्लान करने की, शेड्यूल करने की एबिलिटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी आपके अंदर एबिलिटी है उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का जिक्र है। यानी कि IQ लेवल को चेक किया जाता है कि कितनी आपकी एबिलिटी है और उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे रैट की एग्जांपल दिया है कि अगर एक रैट है और यहाँ पे ये रास्ते डिफरेंट जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी अब एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो पहले कितनी देर में उस चीज़ के टुकड़े तक पहुँच पाएगा, जैसे कि ये फिगर में गिवन है। इस तरह से वो काफ़ी सोल्यूशन को अप्लाई करेगा। पहले एक रास्ते से जाएगा, अगर वहाँ पे नाकाम रहा पहुँचने में तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि वो डिफरेंट जो पाथ है वो चूज़ करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं एबिलिटी टू थिंक, प्लान एंड शेड्यूल इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया डॉक्टर और पेशेंट की। अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास एक पेशेंट आएगा जो कि अच्छा नहीं होगा, बीमार होगा, तो वो अपने सिचुएशन बताएगा, डॉक्टर उसको चेक करेगा, मुआयना करेगा। और अब डॉक्टर ये तो नहीं है कि उसे चेक किए बगैर कोई भी मेडिसिन दे दे, नहीं, पहले वो उसे उसके सिचुएशन को पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, पल्स रेट चेक करेगा, इस तरह से उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देगा। अब यहाँ पे बताया गया कि सब लोग एक ही तरह की सोच नहीं रखते, यानी कि सबकी डिफरेंट सोच होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको जो 5 फीट वाला होगा तो वो आपको छोटा लगेगा, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको जो 6 फीट वाला है वो ज़्यादा लंबा लगेगा और जो 4 फीट वाला ज़्यादा छोटा लगेगा। यानी कि सबकी जो थिंकिंग का वे है वो डिफरेंट होता है। इस तरह हम सब कह सकते हैं कि एबिलिटी टू टैकल एम्बिगियस एंड फजी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंटेलिजेंट मशीन, मशीन क्या होती है कि जो इंसान होता है वो एक ऐसी मशीन बनाता है कि वो सब कुछ सोच सके। जैसे उन्होंने कहा है मशीन सर्च थ्रू मैश एंड फाइंड्स पाथ। इसी तरह से नेक्स्ट ये कंप्लीट कुछ पॉइंट्स गिवन है, इस तरह से ये मशीन कर सकती है। यानी कि लास्ट पे मशीन बिहेव एज ह्यूमन डू, जैसे कि इंसान करते हैं इस तरह का की मशीन बनाते हैं इंसान। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस जो मशीन करती है तो ये रियल है या फेक है। रियल इंटेलिजेंस वो होती है जो इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन अगर वो सोच को किसी मशीन के ज़रिए से कन्वर्ट कर दे या मशीन ऐसी बना दे जो कंप्लीट इंसान की तरह वर्क करे और उसमें जो जो वो प्लान करे वो सब कुछ इसमें मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके और की एबिलिटी रख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रियल नहीं होती या नेचुरल नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये इंसान ने बनाई होती है मशीन और मशीन के अंदर इसका तमाम प्लान्स को की एबिलिटी रखता है ताकि मशीन जो है वो तमाम टास्क इजीली कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिवन है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। यानी जिस मकसद के लिए वो बनाई जाए बस वही काम करे और इसके अलावा कुछ भी ना सोचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि मशीन को अपने जैसा बनाया जाता है कि वो इंसान क्या सोचे और इसके मुताबिक काम करे। डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है कि ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज कब हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1943 में हुआ था, MCW यानी कि वॉरेन मिकलो एंड वाटर पिट्स। यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले 3 लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से 7 तक। और लेक्चर नंबर 4 पे हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें एक अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच। अब इसमें उन्होंने मेथड बताया हिट एंड ट्रायल का। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों और वो मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करने के बाद सॉल्व हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखनी है, और ये किस में आती है, क्लासिकल अप्रोच में। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास एक बोर्ड हो और उसमें हमें लाइट को ऑन करना है, उसमें काफ़ी बटन होते हैं। अगर हम एक को बटन पहले दबाएंगे, अगर वो लाइट ऑन नहीं हुई तो दोबारा से ऑफ कर देंगे, दूसरा दबाएंगे, उससे भी अगर लाइट ऑन ना हुई तो तीसरा दबाएंगे। इस तरह से हम काफ़ी मेथड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, और लास्ट पे जाकर जब हमें सोल्यूशन मिलता है तो हम वो हमारे पास एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन आता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हमने इसमें काफ़ी मेथड्स अप्लाई किए और फिर बाद में हमें सोल्यूशन मिल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये किसमें होती है, क्लासिकल अप्रोच में। जैसे उन्होंने दूसरी एग्जांपल ब्रीफ केस के लॉक की दी है। इस तरह से ऊपर उन्होंने माउस की एग्जांपल वही दिया है कि एक पाथ पे जाएगा तो उसे करेक्ट रास्ता नहीं मिलेगा, पाथ दोबारा से दूसरे वापस आएगा, दूसरे पे जाएगा। इस तरह जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि चीज़ टुकड़े तक, तो तब तक वो डिफरेंट पाथ अप्लाई करेगा। और इस तरह से इस मेथड को भी क्या कहेंगे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहला मेथड था क्लासिकल अप्रोच। अब ये दूसरा हमारे पास गिवन है, जनरेट एंड टेस्ट। अब इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही होगा, लेकिन अब इसमें एक टेस्ट अप्लाई होगा कि इसको मैं सिंपल आपको वाज़ेह करती हूँ डायग्राम फिगर के ज़रिए से। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड अप्लाई किए जाएंगे जब तक करेक्ट सोल्यूशन आ जाए। अब जो डिफरेंट मेथड अप्लाई किए गए हैं, उसमें जो इनकरेक्ट सोल्यूशन होगा वो हम डस्टबिन में यानी नीचे गिरा देंगे डस्टबिन में, और जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो आगे प्रोसीड करेगा टेस्टर के ज़रिए से। ये किससे जांच होगी, टेस्टर इसमें यूज़ होगा। नीचे टेस्ट डेफिनेशन में लिखी हुई है, टेस्टर एक्चुअली चेक द आइदर पॉसिबल सोल्यूशन फ्रॉम द सोल्यूशन जनरेट सॉल्व आउट प्रॉब्लम। इस टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है करेक्ट सोल्यूशन कौन सा है और जो इनकरेक्ट सोल्यूशन है उसको डिस्कार्ड करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने एग्जांपल दी है एक बोर्ड की जिसमें 3 बटन है। 3 बटन है। अब हमने किसी एक लाइट को ऑन करना है। पहले हम फर्स्ट को क्लिक करेंगे। फर्स्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि 2 ऑफ होंगे और एक ऑन होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑन हो गया और नीचे वाले दोनों ऑफ हो गए, तो यानी कि दोनों ऑफ हैं। अब अगर ये सॉल्व नहीं होगी, लाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर हम फर्स्ट को भी ऑफ कर देंगे और लास्ट वाले को भी ऑफ और सेंटर वाला ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास भी 2 ऑप्शन आएंगे, 2 नीचे से जिस सिचुएशन गिवन है। इस तरह फिर हम पहले दोनों ऑफ रखेंगे और तीसरा ऑन करेंगे, तो फिर हमारे पास सिचुएशन आएगी तीसरा ऑन होगा और पहले दोनों ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट 4 कंपोनेंट्स गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गोल स्टेट, नंबर 3 पे सोल्यूशन स्पेस, नंबर 4 पे ऑपरेटर्स। अब ये आप में अच्छे से याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी। अब हमारे पास गिवन है फर्स्ट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फर्स्ट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें इसमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हमें समझ नहीं आती है, उसे समझना पड़ता है पहले, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसके पहले स्टेटमेंट को समझेंगे तभी हम सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझते हैं ताकि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर भी फिर मिल जाए। जब तक हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो हमें आंसर भी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई सबसे पहले हमारा क्या फर्स्ट गोल है कि हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना है। सेकंड पे हमारे पास है प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी कि गोल नंबर 2, गोल स्टेट, यानी कि इसका मकसद क्या है कि हमें हासिल क्या करना है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें किस तरह सोल्यूशन आ सकता है। हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है, अब हमने इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है और हासिल क्या करना है, हमने इसका गोल क्या है। यानी अब सोल्यूशन स्पेस क्या होती है कि एक सेट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद गोल क्या है सब उसको समझना, यानी कि इसके दरमियान जो स्टेट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन स्पेस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, द सेट ऑफ द स्टार्ट स्टेट, द गोल स्टेट एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग विच इज़ कॉल्ड सोल्यूशन स्पेस। अब आपने ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे फोर्थ वाला क्या था, ऑपरेटर्स, यानी कि ट्रैवलिंग इन द सोल्यूशन स्पेस। ट्रैवलिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑपरेटर्स की, यानी कि टर्न लेफ्ट राइट और स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो जो सीक्वेंस होता है ऑपरेटर्स का वो हमारा सोल्यूशन होता है हमारी प्रॉब्लम का। अब हमारे पास गिवन 2 प्रॉब्लम। अब इसमें भी हमने चारों कंपोनेंट्स को अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, फिर गोल क्या क्या है, सोल्यूशन स्पेस क्या होती है और फिर ऑपरेटर्स कैसे हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट के अब हमने एग्जाम्पल से शो किया है। अगर हमारे पास एक लाइन है, एक गोट और एक ग्रास है, ठीक है ना, लाइन गोट और ग्रास 3 चीज़ें हैं। अब हमने दरिया के दूसरे पार लेके जानी है। एक फार्मर है, फार्मर ने इन तीनों में से दरिया के दूसरे पार इन तीनों को शिफ्ट करना है, लेकिन एक टाइम में वो एक ही चीज़ ले जा सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अब इसमें भी आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा, आई क्यू लेवल कितना है, कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले फार्मर ने क्या करना है कि इस ब्रिज से पुल को पार करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले वो क्या ले जाएगा, गोट को। सबसे पहले वो गोट को ले जाएगा उस साइड पे, क्योंकि पीछे क्या बचेगा, लाइन और ग्रास। जो लाइन है वो ग्रास नहीं खाता, यानी कि घास नहीं खाता। तो लाइन और ग्रास यहीं पे रहेंगे और गोट को वो ले जाएगा उस पार। तो वहाँ पे गोट को छोड़ देगा, वापस आएगा, वापस आकर फिर लेके जाएगा घास को, यानी ग्रास को ले जाएगा। अब वहाँ पे ग्रास को ले जाएगा और वापस आते हुए वो वापसी पे गोट को वहाँ से ले आएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे गोट के पास ग्रास को रख दिया तो गोट जो है वो ग्रास को तो खा जाएगी। इसलिए ग्रास को वहीं पे रख के गोट को वापस ले आएगा। वापस आकर अब यहाँ पे लाइन था इस साइड पे, तो अब गोट को यहीं पे छोड़ेगा फर्स्ट वाली साइड पे और लाइन को ले जाएगा। अब लाइन जो है वहाँ पे ग्रास पड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ, तो ग्रास के पास लाइन को छोड़ देगा वहीं पे और वापस खाली आता आएगा। और यहाँ पे रह गई थी गोट, गोट को वापस लेके जाएगा और तीनों वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो ये भी हमारा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और इस एग्जाम्पल क्या कहते हैं, 2-1 प्रॉब्लम। आई होप को आपको समझ आ गई हो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। हमारे पास सर्चिंग है। सर्च में क्या करते हैं कि गोल स्टेट के लिए हमें ट्रैवलिंग करनी होती है सोल्यूशन स्पेस पे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होता है। इस तरह से अब हमारे पास गिवन है ट्री एंड ग्राफ्स टर्मिनोलॉजी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, नोड, उसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड। और जो सबसे नीचे वाले लास्ट पे होता है, जिसके आगे कोई भी नोड एक्सप्लोर नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। अब यहाँ पे गिवन है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें एरो के तरीके से शो किया जाता है पाथ, जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एरो नहीं शो होते। अब यहाँ पे इस तरीके से फिगर नज़र नहीं आ रही, शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड में एरो शो होते हैं जबकि अनडायरेक्टेड में कोई भी एरो शो नहीं होता। अब हमारे पास गिवन है सर्च स्ट्रेटजीज। अब इसमें 4 टाइप्स होती हैं इसकी, ब्लाइंड एंड अनइन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक, पाथ है नॉन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पाथ है। अभी चारों कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लेने हैं। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, ब्लाइंड एंड अनइन्फॉर्म्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन पता नहीं होता कि आपका अगर हम ये पाथ अप्लाई करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, ये अभी हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट। लेकिन फिर भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एंड अनइन्फॉर्म्ड। नंबर 2 पे हमारे पास गिवन है इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक। अब इसमें क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि शायद, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रैट है और उस चीज़ के टुकड़े पे के पास जाना है, उसे थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है उसकी, यानी कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उस साइड पे ये मिल सकता है ये, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास गिवन नॉन ऑप्टिमल पाथ। ये वो पाथ होता है कि जहाँ पे हमें लगे कि ये हमें सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है और बकाया वर्किंग को हम स्टॉप कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑप्टिमल पाथ। अब ऑप्टिमल पाथ में क्या होता है कि सोल्यूशन हमें मिल जाता है और सोल्यूशन को लेके हम काम वहीं पे फिनिश कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल पाथ। अब ये चारों डिफरेंस जो है आपने अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके पेपर भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा और गुड मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सिंपल सर्च एल्गोरिदम। अब इसमें 2 तरह के एल्गोरिदम गिवन है, डेप्थ फॉर सर्च और ब्रेड्थ फॉर सर्च, यानी कि DFS और BFS सिंपल सर्च एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले डेप्थ फॉर सर्च, यानी कि सिंपल सर्च एल्गोरिदम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेप्थ फॉर सर्च को अप्लाई करके देखते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है, P ऑफ n इज इक्वल टू 1 by हाइट एज। अब यहाँ पे प्रायोरिटी गिवन दिया एलिमेंट को P ऑफ n मिनिमम्स के जरिए से, तो नो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट जो है उसके नोड की मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होगी, क्यू में रखी जाएगी उसे हम। तो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, उन्होंने कहा है कि DFS के कंप्लीट सीक्वेंस उन्होंने गिवन दी है। तो हमारे पास क्यू है और विजिटेड वैल्यूज़ हैं। क्यू में अब हम वैल्यूज़ रखेंगे जो मैक्सिमाइज वैल्यू, और विजिटेड में जिस पे हम विजिट करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले अब हमारे पास रूट नोड है और नीचे वाले उसके 2 एक्सप्लोरर है, A और B। पहले हम A और B पे विजिट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले S हम लिखेंगे दोनों ब्लॉक्स में। पहले हमने S पे यानी रूट पे विजिट किया, रूट यानी क्या है, S है, तो उसके बाद हम A और B पे करेंगे विजिट। तो क्यू में हम A B लिखेंगे और विजिटेड में S से B कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट हम C D B पे विजिट करेंगे, तो हम क्यू वाली रो में हम लिखेंगे, क्यू वाले कॉलम में लिखेंगे C D B और विजिटेड में हम कंप्लीट लिखेंगे S A B C D। इस तरह जब तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ये कंप्लीट करते रहेंगे। अगर हमारे सेंटर में ही सोल्यूशन मिल गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ये लास्ट पे जाके सोल्यूशन है तो हम तब तक इसको करते रहेंगे। अब इस तरह से लास्ट पे हमारे पास ये वैल्यूज़ है, क्यू में ये है और विजिटेड में गिवन है। लास्ट में जाके हमें एज तक डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाता है।
नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है सिंपल सर्च एल्गोरिदम अप्लाइड ब्रीड्स फॉर सर्च। इसमें क्या होता है कि पी ऑफ एन इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन होता है। इसमें भी ट्री गिवन होता है हमारे पास, और इसमें हम ब्रीड फॉर सर्च अप्लाई करते हैं। इसमें क्यू वैल्यूज़ होती हैं, विजिटेड वैल्यूज़ भी होती हैं। इसमें हम फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड अप्लाई करते हैं और हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को विजिट करते हैं। इसमें भी सिंपल आपने टेबल बनाना है और विजिट करते करते जैसे जैसे जब तक हमें डेस्टिनेशन पॉइंट ना मिल जाए, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए जहाँ तक। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम्स विद DFS एंड BFS। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस हैं जो हमने अच्छे से याद करनी है, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फर्स्ट पे लाइन पे हमारे पास गिवन है DFS कैन रन फॉरएवर इन सर्च स्पेसिस विद इन्फिनिट लेंथ पाथ। और नंबर 2 पे गिवन है DFS डज नॉट गारंटी फाइंडिंग द शैलोएस्ट गोल। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के हवाले से। प्रोग्रेसिव डीपनिंग, अब इसमें क्या होता है कि हम ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम BFS और DFS दोनों को अप्लाई करते हैं, और गोल को हासिल करने के लिए लेवल बाय लेवल चलना पड़ता है इसमें। और क्योंकि हम दोनों लेवल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, DFS को भी और BFS को भी, इस तरह से हमें गोल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है और हम जल्दी कम टाइम में इजीली हम गोल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। इससे पहले हम टारगेट को हाफ पार्टीशन कर लेंगे। अगर हमें पहले गोल मिल गया तो हम अगले हिस्से को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर हमें गोल ना मिले तो फिर हम अगले नोट्स तक भी जाना पड़ता है। जहाँ तक हमें गोल ना मिल जाए तब तक हम BFS और DFS दोनों को अप्लाई करेंगे, और जब गोल हासिल हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है हेरिस्टिकली इन्फॉर्म्ड सर्च। अब इसमें क्या होता है कि हम तुक्का लगाते हैं, यानी गैस करते हैं कि गैस करते हैं। बाज़ का तो हमारा जो तुक्का यानी गैस जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये ठीक नहीं भी होता गोल के करीब पहुंचने के लिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास, हम एक एग्जांपल शो करती हूँ मैं आपको कि फ़र्ज़ करें अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक थोड़ा रुक रुक के चलती है, झटके लगाती है, तो हमें लगता है कि शायद पेट्रोल कम रह गया, या पेट्रोल थोड़ा सा रह गया है जिसकी वजह से बाइक नहीं चल रही, लेकिन वजह कोई और होती है, शायद उसके इंजन में कोई रुकावट आई हो या कोई और वजह हो। तो बाज़ का तो हमारा गैस सही हो जाता है, लेकिन बाज़ का गैस सही सही नहीं होता। तो हम इसे हेरिस्टिकली इन्फॉर्म सर्च कहते हैं, यानी कि ऐसे सर्च जिसमें हम गैस लगाएं और वो बाज़ का ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभार ठीक नहीं हो गोल के करीब पहुंचने के लिए, तो हम इस सर्च को क्या कहते हैं, हेरिस्टिकली इन्फॉर्म सर्च। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये एक हमारे पास ग्राफ है और एक नीचे है। अब यहाँ पे C और G का डिस्टेंस 2 है, और जबकि यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में C और G के आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है। तो ये एक हेरिस्टिकली सर्च है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है हिल क्लाइंबिंग। अब ये क्या होता है कि इसमें हम DFS से काम लेते हैं और डेप्थ से स्टार्ट लेकर पीक तक पहुंचना होता है इसमें। और इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लेट्यू प्रॉब्लम और रिच प्रॉब्लम। बस ये कॉन्सेप्ट आपने रीड रखना है और प्रॉब्लम्स के नेम भी याद कर लेने हैं। अब बीम सर्च क्या होती है, ये इसमें हम दो एल्गोरिदम दो लेते हैं और इस पर काम करना होता है। तो लिमिटेड सर्च होती है, इसमें लिमिट में रहकर काम करना होता है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एक्सप्लोर करते हैं इसमें। अब मिनिमम वैल्यू को लेना होता है, क्यू लेते हैं और विजिटेड टेबल बनाते हैं। तो क्यू वैल्यूज़ को हम जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जो जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एक्सप्लोर करना होता है, तो वो हम क्यू में लिखते हैं, और जहाँ जहाँ हम विजिट करते हैं उसको विजिटेड में लिखते हैं। और ये अमल तब तक जारी रखते हैं जब तक हम गोल तक ना पहुँच जाएँ। बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी जिसका डिस्टेंस कम हो उसको एक्सप्लोर करते हैं, और उसकी वैल्यू को टेबल में बनाकर क्यू और विजिटेड बनाकर शो करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तमाम पॉसिबल वे को चेक करते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना होता इसमें। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन ब्रांच एंड बाउंड, ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब आपने अच्छे से याद रख लें कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, एस्टिमेट नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये दो पॉइंट्स आपने अच्छे से रट लेने हैं। अब हिस्टेरिक प्रोसीजर क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें ब्रांच एंड बाउंड तकनीक है विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडर एस्टिमेट एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग की इम्प्रूवमेंट के साथ ही होती है। यानी कि ये आपने इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और MCQ में भी पूछ सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब हिस्टेरिक प्रोसीजर में अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होगा, फ़र्ज़ करें अब हमने मरी से लाहौर का सफ़र करना है, ठीक है ना, तो हम मरी से लाहौर तक ही जाएंगे, लाहौर से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, और हमने यहाँ पे ओवर एस्टिमेट नहीं करना, बस अंडर एस्टिमेट ही रहना है, यानी कि लाहौर तक ही जाना है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हमें एक ट्री है, अगर हमें गोल मिल गया, गोल तक हमने बस जाना है, और उसके आगे हमने
प्रोसीड नहीं करना, उसके आगे नहीं जाना, तो हम इसे क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम शॉर्ट वे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जिसका डिस्टेंस कम हो उसकी तरफ हमने प्रोसीड करना होता है। एडवर्सरियल सर्च एक ऐसी सर्च है जिसमें गेम प्ले होती है टू कंपोनेंट के दरमियान, जिसे हम नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये मिनीमैक्स प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें क्लैरिफाई किया जाता है एडवर्सरियल सर्च के कॉन्सेप्ट को, यानी एक ऐसी गेम होती है जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी मिनीमैक्स प्रोसीजर ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसका, वहाँ पे ये जल्दी प्रोसीड करेंगे ताकि अपने गोल तक ईजीली जल्दी से आसानी से पहुँच पाएँ। जेनेटिक एल्गोरिदम की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कहते हैं कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखें, ठीक है ना। जेनेटिक एल्गोरिदम एक ऐसी सर्च मेथड है जिसमें मल्टीपल सर्च पाथ यूज़ होते हैं पैरेलल तरीके से। हर स्टेप में करंट स्टेट ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ दिस पाथ्स आर कंबाइंड अ न्यू पाथ, ठीक है। दिस वे ऑफ सर्च पाथ डोंट रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंस्टीड दे शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर, वो दूसरों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दस ट्राई टू इम्प्रूव दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं दी कंप्लीट सर्च पेज में। अब इसको मैं वाज़ेह करती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक साइंसदान है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना। साइंसदान साइंटिस्ट के पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, अब वो दोबारा से उन्हीं पे दोबारा से वर्क करे और कोई चीज़ है उस पर वर्क करे, ठीक है ना। तो उससे अच्छा उसके पास सामने रिजल्ट आएगा, जो पहले चीज़ थी जिस पे वो सर्च कर रहा था उससे अच्छी चीज़ वो पब्लिक के सामने लेकर आएगा, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसी सर्च है जिसमें पहले पिछले पाथ से अच्छे पाथ जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे कहा कि बेसिक जनरेटिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट लिया जाता है पॉपुलेशन का रैंडमली, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है कि हर एक सोल्यूशन को अटैम्प्ट किया जाता है और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, और फिर नेक्स्ट इनहेरिटेंस और म्यूटेशन को यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए। ये बेसिक जेनेटिक एल्गोरिदम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक एल्गोरिदम को हम जीए भी कहते हैं, और ये 8 क्वीन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम जेनेटिक एल्गोरिदम के अंडर सॉल्व करते हैं। 8 क्वीन को हम चेस बोर्ड पे प्लेस करते हैं, और जो चेस बोर्ड होता है उसमें 8 कॉलम्स और 8 रोज होती हैं, और हमने ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होता है जो आपस में ना हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा हो, टच कर रहा हो, और ना ही वर्टिकली, और ना ही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और ना ही क्रॉस कर रहा हुआ एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास 8 वैल्यूज़ है, हमारे पास फर्स्ट वाली 2 है, यानी हमने 8 रोज और 8 कॉलम पे चेस बनाया। फर्स्ट वाली कॉलम में 2, सेकंड 6 और थर्ड 8, इस तरह से फिर थर्ड, फिर फोर्थ ब्लॉक, फिर फिफ्थ ब्लॉक, इस तरह फिर थर्ड, और फिर लास्ट पे 1 यानी फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक यहाँ से वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि कोई आपस में क्रॉस कर रही है और कौन सी वैल्यू नहीं कर रही। अब देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉस कर रही है। उन्होंने बताया कि Q1 वाली जो वैल्यू है वो इसमें कोई भी क्रॉस नहीं कर रही पे, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली और ना ही क्रॉस में एक दूसरे के साथ के टच कर रही है, यानी कि किसी को भी ये टच नहीं कर रही, तो ये किसी के पे अटैक नहीं कर रही Q1। नेक्स्ट नंबर Q2 पे देखें तो ये भी किसी पे अटैक नहीं कर रही, यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या क्रॉस में देखें तो किसी पे भी अटैक नहीं कर रही। इस तरह से अगर हम Q3 में देखें तो ये कर रही है Q6 वाली रो में क्रॉस के ज़रिए से, ना ये हॉरिजॉन्टली करी ना वर्टिकली, बल्कि क्रॉस के ज़रिए से ये कर रही है एक दूसरे को अटैक, यानी मिल रही है, टच कर रही है। अब यहाँ पे Q1 और Q2 किसी पे भी अटैक नहीं कर रहा, बल्कि Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 ये सब पे अटैक कर रहे हैं। Q3 किस पे अटैक कर रहा है, Q6 पे, Q4 Q5 पे अटैक कर रहा है, Q5 Q4 पे अटैक कर रहा है, Q6 Q5 पे अटैक कर रहा है, Q7 Q4 पे अटैक कर रहा है, Q8 Q5 पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास 2 ऐसे हैं जो कि किसी पे भी अटैक नहीं कर रहे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2। नंबर ऑफ क्वींस डैट कैन अटैक नन, यानी कि नंबर्स कितने हैं जो कि अटैक नहीं कर रहे, 2, यानी कि हमारी फिटनेस क्या हुई, 2। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है जेनेटिक एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमने क्रॉस ओवर को चूज़ करना है,
तो हमारे पास 2 चेस्ट हैं, 8 रोज़ एंड 8 कॉलम्स वाली। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये है हमारे पास। अब हमने इसका क्रॉसओवर चेक करना है। एक का 2 आंसर है, यानी कि 2 वैल्यूज़ किसी पे भी अटैक नहीं कर रही, और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ किसी पे भी अटैक नहीं कर रही। फर्स्ट वाले चेस्ट में 2 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं कर रही, और जबकि सेकंड वाले में 3 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं कर रही। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने नेक्स्ट राइट करना है ए और बी का नेम देकर। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखनी है और इसका क्रॉस ओवर करवाना है। क्रॉस ओवर कैसे करवाना है? फर्स्ट पे हमने इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 8 वैल्यूज़ हैं, 4 4 का पेड़ बना लेना है हमने। 4 यहाँ पे, 4 इस साइड पे, इस तरह ये भी 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे। अब जो फर्स्ट वाला हाफ है ऐसे ही लिखना है, और सेकंड का हाफ जो है वो फर्स्ट वाले के साथ राइट कर देना है, तो ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। और इस तरह सेकंड का हाफ फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देना है, और फर्स्ट का जो सेकंड वाला हाफ था वो फर्स्ट सेकंड के साथ लिख देना है। यानी कि 8 5 7 2 ऐसे ही लिखा, और जो सेकंड वाला था वैल्यूज़ 7 1 6 5 वो हमने इसके साथ लिख दी फर्स्ट वाले के साथ। और जो इस तरह से जो 8 5 7 2 के साथ वैल्यूज थी 7 1 3 5 यहाँ सेकंड पे आ जाएंगी, और क्रॉस करवा देना एक दूसरे के साथ। यानी फर्स्ट ए की तो सेकंड बी पार्ट की, इस तरह फर्स्ट ए सेकंड बी की तो फर्स्ट ए की। यानी ये इसे हम नेम देते हैं ए का, और इसको देते हैं बी का। और यहाँ पे अब हम इन अगलों को नेम देंगे चाइल्ड जो बनाए हैं हमने, सी और डी। यानी अब हमने ये वैल्यूज कैसे हासिल किया? इन दोनों को क्रॉस लेकर, पेरेंट्स का क्रॉस लेकर अब हमारे पास चाइल्ड आ गए। तो इसे हम ये कौन सी अप्रोच हम कर रहे हैं? जेनेटिक एल्गोरिदम। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ए बी सी डी। अब चारों के हमने अलग अलग से चेस्ट बनाना है, यानी 8 रोज 8 कॉलम्स, और सब वैल्यूज़ को तरतीबा इनके अकॉर्डिंग पुट कर देना है। अब हम देखना है कि सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है इनकी, इसमें 2 वैल्यूज़ किस पे अटैक नहीं कर रही है वाले में, बी वाले में 3 वैल्यूज़ किस पे अटैक नहीं कर रही, सी वाले में 2 वैल्यूज़, और डी वाले में 4 वैल्यूज़। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 4 वैल्यू है, तो उस चेस्ट को हमने लेना है, उस वैल्यू को हमने लेनी है। अब हम इस वैल्यू को लेते हैं। अब इसमें 4 वैल्यूज़ आपस में अटैक नहीं करेंगी दूसरे के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि इनको इन नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने किसी एक नंबर में का डिजिट जो है, अगर वो 1 है तो 0 कर देना है बाइनरी नंबर में। इस तरह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और दोबारा से हमें चेस्ट बनाना है, और उसमें 8 रोज़ 8 कॉलम्स होंगे, और इन वैल्यूज़ को पुट करना है। और यहाँ पे 6 की जगह 3 आ गया। इस तरह पे लास्ट पे हमारे पास सोल्यूशन आएगा कि कोई भी वैल्यू आपस में किसी पे भी अटैक नहीं कर रही होती है, ना हॉरिजॉन्टली, ना वर्टिकली, ना ही क्रॉस में। ठीक है, तो यानी कि इसकी 8 करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि कोई 8 की 8 वैल्यूज़ किसी पे भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रही होंगी। तो ये एग्जैक्ट आंसर है। ये फ्लो चार्ट है, समराइज़ किया गया जेनेटिक एल्गोरिदम को। यहाँ पे क्रॉसओवर की डेफिनेशन है कि ये सिंपलेस्ट वे है, परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है हेड ऑफ वन इंडिविजुअल टू द टेल ऑफ द अनदर। यानी कि फर्स्ट का हेड तो सेकंड की टेल, अगर सेकंड का की टेल होगी तो फर्स्ट का हेड होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू सी और डी एक और बन जाएगी चाइल्ड में। प्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब इसमें ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 14 to 17 तक रीड करने हैं, और 18 अलग से टॉपिक नया स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्स गिवन है। फैक्ट्स लॉजिक, यानी कि हम अपना लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे, तो वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फाल्स भी हो सकती है। इस तरह से नंबर 2 पे रूल्स हैं। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ़ और देन की, कि अगर बारिश हो रही हो तो क्या होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इस तरह से ये रूल्स हम फॉलो करते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क में क्या होता है कि हम ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को। फ्रेम्स में क्या होता है कि स्लॉट्स एंड फिलर्स होते हैं। स्लॉट्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होता है, और फिलर्स का मतलब क्या होगा? उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं फ्रेम्स को। जबकि स्क्रिप्ट एक कंप्लीट फुल कंक्लूजन है, यानी फुल मूवी है इसकी प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग को कंप्लीट ग्राफ के जरिए से प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले क्या होगा? प्रिसेप्शन होगा, फिर लर्निंग, उससे बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब इसको डॉटेड लाइन में क्यों शो किया गया? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इसका कंप्लीट साइकिल है। उससे बाद क्या होगा? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नॉलेज एंड इट्स टाइप। नॉलेज उसकी टाइप क्या कौन कौन सी है? सबसे पहले है
प्रोसीजरल नॉलेज, अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ टू डू थिंग, यानी कि चीज़ों को करना कैसे है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि कार है तो उसको चलाना कैसे है। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव नॉलेज, अब इसमें क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेसेस की निस्बत। नेक्स्ट है मेटा नॉलेज, मेटा नॉलेज में क्या होता है कि नॉलेज के मतलब नॉलेज दिया जाता है, यानी कि जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसके मतलब की और नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हेरिस्टिक नॉलेज, हेरिस्टिक नॉलेज में क्या होता है कि इसमें हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाता है, यानी कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम अपने भी सोल्यूशन के करीब हैं, तो इसे ह्यूरिस्टिक नॉलेज कहते हैं। यानी कि अगर हमने एक शॉप देखी तो हमें लगा कि हम मार्केट के करीब हैं, हम मार्केट में एंटर होने वाले हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल नॉलेज, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। कार के तौर पे अगर हम कार को देखें तो उसके अंदर काफ़ी पार्ट्स लगे होते हैं और उनको फिट करके एक कार बनाई जाती है, तो उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसमें सब कॉन्सेप्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट्स भी कंप्लीट पाए जाते हैं। अब इसको यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए से शो किया गया नॉलेज, उसकी टाइप्स और उसके कंप्लीट डेफिनेशन। टू वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इसको 3 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास गिवन है पिक्चर्स एंड सिंबल्स, नंबर 2 पे ग्राफ एंड नेटवर्क्स, नंबर 3 पे नंबर्स। पिक्चर को किसी भी देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पिक्चर की कहानी क्या है। इस तरह से ग्राफ के जरिए से हमें इजीली पता चलता है कि कौन सा कितना शोर है, प्रोग्रेस रेट। नेक्स्ट नंबर्स के ज़रिए से भी हमें डिफाइन हो जाता है कि इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पिक्चर है, दो लड़का और लड़की हैं और एक बच्चा है, यानी हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो कपल्स हैं और उसका एक बच्चा है, यानी उसकी बेटी है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास गिवन है। उससे बाद ये स्टेटमेंट को रीड करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। फैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या कहलाता है, फैक्ट, और ये डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, या मेरे पास एक अम्ब्रेला है, या मैं स्कूल जाऊँगी, इस तरह से। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यू में क्या होगा कि आई कलर को शो किया, अगर हम कलर का शो करें आई कलर को तो वो सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन जो इसकी आई कलर्स एक होगा तो उसके पास एक कार्ड भी होगी, तो कार्ड तो वो काफ़ी रख सकता है, एक से ज़्यादा, यानी ज़्यादा 2 या 3, तो मल्टीपल वैल्यू हो गई। यानी कि सिंगल वैल्यू कलर हो गया आई कलर, और मल्टी वैल्यू मल्टीपल कार्ड्स, यानी मैनी कार्ड्स। अनसर्टेन फैक्ट क्या होता है कि बाद ऐसा होता है कि हमें फैक्ट में कुछ अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमें उसे भी रिप्रेजेंट करना होगा फैक्ट में। फज़ी फैक्ट क्या होते हैं, ये एम्बिगियस होते हैं नेचर में, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि बुक हैवी है या लाइट है, किसी भी चीज़ के मुताबिक डिसीजन नहीं ले पाते उसमें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट और वैल्यू ट्रिपलेट, इसे हम OAV ट्रिपलेट भी कहते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्ली को शो करेगा, एट्रीब्यूट उसके आई कलर को, जबकि वैल्यू जो होगी वो ब्राउन होगी। यानी कि ये कंप्लीट आपने एग्जाम्पल के जरिए शो करना है। रूल्स, ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। फर्स्ट पे फैक्ट था, नंबर 2 पे रूल्स था। रूल्स में क्या होगा, हम कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ और देन की। अब हमारे पास सबसे पहले गिवन है कंपोनेंट्स ऑफ रूल। कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट हमारे पास गिवन है, एक एंटीसीडेंट और प्रीमाइस और द इफ़ पार्ट। नंबर 2 पे कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन और द देन पार्ट। अब प्रीमिस में क्या होगा, इफ़ पार्ट यूज होता है और कंक्लूजन में देन पार्ट। जैसा कि प्रीमिस में इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर बारिश हुई तब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। प्रेमिस में क्या होगा, इट इज़ रेनिंग, और कंक्लूजन में क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है कंपाउंड रूल्स। अब कंपाउंड में कंजंक्शन और डिसजंक्शन हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेमिस में फर्स्ट वाली लाइन में, इफ़ वाली लाइन में हम टू सेंटेंस आपस में कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन के ज़रिए से और डिसजंक्शन के ज़रिए से, यानी एंड और इफ, एंड और के ज़रिए से। टाइप्स ऑफ रूल्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने रीड करनी है। फर्स्ट में हमारे पास गिवन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसा रूल है जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट कंकरेंस रिलेशनशिप बिटवीन 2 इवेंट्स। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, इफ़ यू हेयर अ लाउड साउंड देन साइलेंसर इज़ नॉट वर्किंग। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि अगर बारिश हुई तो आपने अम्ब्रेला लेकर आनी है, ठीक है। डायरेक्टिव में क्या होगा कि अगर अम्ब्रेला नहीं है तो वेट करें, यानी कि वेट करने का कहा जाए डायरेक्टिव में। और अनसर्टेन में क्या होगा, अगर आप मैच कभी नहीं जीते तो यकीनन आप ये मैच भी नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। और मेटा रूल्स में क्या होगा, डिस्क्राइब किया जाता है हाउ टू यूज़ अनदर रूल, कि दूसरे रूल को कैसे यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें अगर आपको खांसी हो रही है और चेस्ट इन्फेक्शन भी है तो क्या करना है कि रिस्पिरेटरी डिजीज़ रूल को यूज़ करना है। सिमेंटिक नेटवर्क में नॉलेज को ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ग्राफ की मदद से, जिसमें नोड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आर्क जो होता है वो ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिलेशनशिप क्या होता है कि इनहेरिटेंस रिलेशन को जाहिर करता है, जबकि हैज़ आ रिलेशनशिप जो होता है वो ओनरशिप रिलेशनशिप को जाहिर करता है। जैसा कि हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है फिगर में। सूजी इज़ अ कार, सूजी एक कार है, और कार इज़ अ व्हीकल, कार के पास क्या है, व्हीकल है। तो इस साइड पे बेड फॉर ट्रक है, ट्रक के क्या है रिलेशन, व्हीकल का, और व्हीकल कहाँ चलते हैं, रोड पे। तो ये एक सिमेंटिक नेटवर्क है। फ्रेम्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें स्लॉट और फिलर्स होते हैं। स्लॉट जो होता है वो ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है, और फिलर्स जो होता है वो एट्रीब्यूट्स को जाहिर करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक काऊ है, काऊ जो होगा वो स्लॉट कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है। तो फिलर्स में उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका एज कलर हो गया, एज हो गया, कलर हो गया, इस तरह से वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम। अब यहाँ पे बताया गया है कि लॉजिक दो तरह का होता है, एक प्रेपोजिशनल लॉजिक होता है और एक प्रेडिकेट कैलकुलस होता है। ठीक है, एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रेपोजिशनल लॉजिक में हम सिंबल के जरिए से इसे शो करते हैं, सिंबॉलिक वेरिएबल टू रिप्रेजेंट प्रेपोजिशन। जैसा कि पीक्स को किसे शो करेंगे, इट इज़ रेनिंग, और क्यू को आई कैरी एन अम्ब्रेला। रीजनिंग एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है ड्राइव करने के लिए लॉजिकल कंक्लूजन को फैक्ट में से। नेक्स्ट इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, abductive रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लॉजिकली बताते हैं, यानी कि जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है उससे नई इन्फॉर्मेशन को डिडक्ट करते हैं इसमें। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है हवा में, और स्पार्क भी है, चिंगारी भी है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आग होगी। इंडक्टिव रीजनिंग में हम अपना एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज को बताते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ के लिए मैं एग्जांपल शो करती हूँ कि मैंने जितने भी कौवे देखे अपनी ज़िंदगी में, सबके सब काले थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंक्लूजन क्या होगी कि तमाम कौवे काले होते हैं, हो सकता है। तो ये क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या बताया गया है कि जो लॉजिकली कंक्लूजन होती है वो गलत भी हो सकती है, बाज़ का सही भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें एक लड़की अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश ही हो रही होगी, इसका मतलब ये भी है कि वो सन से प्रोटेक्ट कर रही होगी अपने फेस को। ठीक है ना, यानी कि जो हम लॉजिकली कॉन्सेप्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो बाज़ का रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, एब्डक्टिव रीजनिंग। अब एनालॉजिकल रीजनिंग में हम दो स्ट्रैटेजीज़ यानी दो कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि जो शख्स ट्रक को ड्राइव करता है उसे कार भी चलानी आती होगी, यानी ट्रक को ड्राइव करना कार जैसा ही हो सकता है। कॉमन सेंस रीजनिंग मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से गैस करना कि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, कॉमन सेंस रीजनिंग। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या होता है कि कंडीशन चेंज हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर हवा चल रही है ज़ोर से, तो जो रूम में लटके हुए कर्टन्स हैं यानी पर्दे हैं वो भी ज़ोर से हिलेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद हवा बंद हो जाती है, तो जो कर्टन्स हैं वो हिलना बंद हो जाएंगे, यानी वो सीधा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। इन्फेरेंस का मतलब क्या है कि जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन है उससे नई इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करना, क्या कहलाता है, इन्फेरेंस कहलाता है। अब इसके कुछ रूल्स गिवन है हमारे पास। मॉडस पोनेंस नंबर 1 पे है, मॉडस टोलेंस नंबर 2, नंबर 3 पे एंड इंट्रोडक्शन, और नंबर 4 पे एंड एलिमिनेशन। या आपने इसके 4 रूल्स अच्छे अच्छे से याद कर लेने हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी। मॉडस पोनेंस रूल को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। फ़र्ज़ करें अगर ट्वीटी इज़ अ बर्ड दैन ट्वीटी फ्लाइज, अगर ट्वीटी बर्ड है तो ट्वीटी फ्लाई कर सकती है, तब फ्लाई करेगी। ट्वीटी इज़ अ बर्ड देयर फॉर ट्वीटी फ्लाइज। अब नोटेशन लगाते हैं, तो पी क्या होगा, ट्वीटी इज़ अ बर्ड, और क्यू होगा ट्वीटी फ्लाइज। अब ट्वीटी इज़ अ बर्ड यानी पी, और देयर फॉर ट्वीटी फ्लाइज तो क्यू, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू वैल्यू आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे ट्वीटी इज़ नॉट अ बर्ड होगा तो कंडीशन नीचे भी ट्वीटी डज नॉट फ्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो निगेशन आ जाएगा यहाँ पे, अभी निगेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, मॉडस पेनेंस रूल। अगर जब यहाँ पे निगेशन आ जाएगा पी के साथ और क्यू के साथ निगेशन, जब ये नॉट का जिक्र आ जाएगा तो फिर वो क्या होगा, मॉडस टॉलेंस रूल। इसका डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। एक्सपर्ट सिस्टम, अब ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ES से भी हम शो करते हैं इसे। अब मशीन के अंदर अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हुनर मौजूद हो, यानी कि एबिलिटी मौजूद हो मशीन के अंदर, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम।
अगर किसी इंसान के अंदर स्किल हो या फिर एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, तो तभी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर एक्सपीरियंस और स्किल की बिना पे, तो उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया गूगल, जैसे गूगल पे हम कुछ भी लिखें तो वो हमें उसका आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि किसी इंसान ने बनाया है, और इसमें तमाम फीचर्स, इसमें एबिलिटी इस काबिल बनाया है कि वो सबके आंसर रिप्लाई कर सके, आंसर दे सके हर एक का, जो आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सके। जिस शख्स ने ये गूगल की ऐप बनाया गया, तो वह ज़ाहिर है उसके अंदर ये स्किल थी, तो उसने बनाया अपना एक्सपीरियंस उसने इसमें कंप्लीट 16-17 साल का जितना भी एक्सपीरियंस था उसने लगाकर इस ऐप को बनाया ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यानी किसी मशीन के अंदर कोई एबिलिटी या कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो ये भी किसी एक्सपर्ट ह्यूमन के ज़रिए होता है ना। तो ये दो तरह की होती है, इसमें एक नॉलेज बेस पे और एक रीजनिंग। अगर ये दोनों पाई जाएँ तो हम इसे एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मैंने आज कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए हैं।